आज हम एक नई कहानी के बारे में बात करेंगे, जो कि एक हॉरर स्टोरी है जिसका नाम सिहरन है। ये एक मजेदार और डरावनी कहानी है, तो आप लोग सुने इस कहानी को। ये कहानी पूरे एक ही एपिसोड में पूरी हो गई है, इसलिए इसे आप एक बार में ही पूरी सुन सकते हैं। हाँ, एक बात और, ये कहानी मैंने एक उपन्यास से ली है, तो सारा श्रेय लिखने का उन लेखक को ही जाता है। तो अब शुरू करते हैं कहानी को। सिहरन। मैं लखीमपुर में ही जन्मा और पला बड़ा था। 12वीं के बाद ही भी टेक करने के लिए बंगलोर चला गया और उसके बाद कुछ साल नौकरी करके अमेरिका। अभी 2 साल पहले ही अमेरिका से वापस भारत आया हूं। पैसा काफी जमा हो गया है। अब सोच रहा हूं कुछ बिजनेस शुरू करूं। नौकरी से अब उकता गया हूं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा, बस में बैठे आकाश के साथी पैसेंजर ने कहा। वो आकाश के पिता की उम्र के थे और उनके चेहरे पर जिंदगी भर का तजुर्बा खासा झलक रहा था। आकाश को हमेशा ही अच्छा लगता था अपने से बड़े बुजुर्ग लोगों के साथ सलाह मशवरा करना। जब तक उसके पिता जिंदा थे, ऐसा कोई जिंदगी का फैसला ना रहा जो उसने उनकी सलाह मशवरा के बगैर लिया हो। 4 साल पहले उनके परलोक चले जाने के बाद उसे उनकी कमी हर पल झलकती थी। जब लखनऊ से वो अपने ननिहाल के लिए बस में बैठा तो इत्तफाकन ये बुजुर्ग बार उसकी बगल में ही थे और स्वतः ही उसकी बातचीत उनके साथ शुरू हो गई। तो लखीमपुर में अभी कौन कौन है? उन्होंने दिलचस्पी के साथ पूछा। अभी तो सिर्फ चाचा है, उनके बच्चे तो सब बाहर हैं। मैं भी वैसे लखनऊ ही रहता हूं। मेरी वाइफ और बच्चे फिलहाल लखनऊ में मेरी मम्मी के साथ हैं। अच्छा, तो लखीमपुर चाचा से मिलने जा रहे हो? फिर पूरे परिवार के साथ ही क्यों ना आए? नहीं अंकल, दरअसल चाचा तो खुद ही लखनऊ अभी कुछ दिन पहले आकर गए थे। मैं उनसे मिलने नहीं बल्कि अपने बचपन के दोस्त अभिषेक से मिलने जा रहा हूं। ओह अच्छा, वो क्या करता है? अभिषेक कभी लखीमपुर से बाहर नहीं निकला, उसे वही रहना पसंद है। उसके पिता का काफी बड़ा व्यापार है और वो भी फिलहाल वही संभालता है, पर बेचारे के साथ बहुत ट्रेजेडी हुई। शादी के कुछ ही समय बाद उसकी बीवी गुजर गई। उसके माँ बाप बोल बोल कर थक गए और परलोक भी सिधार गए, पर उसने दोबारा शादी नहीं की। पूरा समय बस बिजनेस में ही लगा रहता है। अभी जब उसने सुना कि मैं इंडिया वापस आ गया हूं, तो मुझसे मिलने की गुहार की। मैं वैसे भी अभी खाली था, कुछ नया करने से पहले इत्मीनान से ब्रेक ले रहा हूं। समय काफी है, तो मैंने कहा चलो उससे मिलाता हूं। बहुत बढ़िया, अपने दोस्त से मिलो और उसे समझाओ कि फिर से घर बसा ले। जिंदगी अकेले काटना बेहद मुश्किल काम है। आकाश ने सहमति में सिर हिलाया। कोशिश करूंगा। वे लखनऊ से लखीमपुर 2.5 घंटे में पहुंच गए। बस स्टॉप पर उतरने के बाद आकाश ने अपने साथी पैसेंजर से विदा ली और फिर एक रिक्शा पकड़ लिया। राजगढ़ चलना भाई। इतने साल अमेरिका में रहने के बाद उसे एक अलग ही रोमांच आ रहा था अपनी जन्मभूमि पर यूं वापस आने पर। रिक्शा चालक पैडल मार रहा था और आकाश जिज्ञासा के साथ वही पुराने रास्ते, चौराहे, दुकानें आदि देख रहा था। बहुत कुछ बदल चुका था और बहुत कुछ अभी तक वैसा ही था जैसा वो छोड़ कर गया था। बस स्टॉप से अभिषेक के घर पहुंचने में उसे सिर्फ 15 मिनट लगे। बड़े शहरों से छोटे शहरों में आने के बाद सबसे ज्यादा अचरज यही होता है कि जो दूरियां बचपन में ज्यादा लगती थी, अब ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं। अभिषेक का घर 3 मंजिला था, जो कि उसकी कॉलोनी राजगढ़ की आखिरी गली के अंदर जाकर एकदम कोने पर था। घर के चारों ओर अच्छा खासा खुला खुली जगह थी, जहां पर गार्डन आदि अच्छे से मेंटेन किया हुआ था। कई बड़े बड़े पेड़ थे। आकाश को आम के पेड़ नजर आए। अचानक उसके बचपन की यादें ताजा हो गई। वो अक्सर अभिषेक के साथ आम के पेड़ से आम तोड़ता था। उसे याद था कैसे अभिषेक की मम्मी उन दोनों को डांटा करती थी, पर मजाल है जो वो बाज आते। अभी वो मुख्य दरवाजे से कुछ ही कदम अंदर पड़ा था कि उसे मुख्य भवन की दरवाजे पर हाथ फोल्ड किए अभिषेक नजर आया। वहां खड़ा उसे देखकर मुस्कुरा रहा था।
आगे बढ़ने का कोई उपक्रम नहीं कर रहा था। आकाश उसके नजदीक चलता गया। अभिषेक को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे उसके आगमन के पलों को पूरा आनंद ले रहा था। अभी खड़ा रहेगा या आगे भी आएगा? कोई तमीज अकमीज बची है कि नहीं? आकाश उससे कुछ फासला छोड़कर रुकते हुए बोला। अभिषेक हंसता हुआ सीढ़ियां उतरा और उसकी तरफ बढ़ा, फिर आगे बढ़कर उसने उसे गले लगा लिया। अरे कितना फूल गया यार तू, आकाश बोला। उसे अपने इर्द गिर्द अभिषेक का चर्बी से भरे शरीर का एहसास हो रहा था। सब गांव के आबोवा और खान पान का असर है। तुम अमेरिका वालों पर तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। अभिषेक मुस्कुराते हुए उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला। चलो भाई, अब आ गया हूं। देखते हैं तुम्हारे गांव की आबोवा मुझ पर क्या असर करती है। आकाश ने बोला तो अभिषेक हंसा। चला आजा, यहां से लौटने से पहले 10 किलो तेरा ना बढ़ाया तो कहना। दोनों अंदर आ गए। आकाश बैठक में पहुंचा, दोनों सोफे पर बैठ गए। आकाश ने चारों तरफ नजर फिराई। अभी भी कमरे में वही सब फर्नीचर और तस्वीरें लगी थी जिन्हें वो बचपन में देखता आया था। सच में छोटे और बड़े शहर में यही फर्क था। छोटी जगह कई कई सालों में भी बदलाव बेहद काम आता है। आकाश इस बात की खुशी थी, वरना वो अपने बचपन के लम्हों को कैसे याद कर पाता। अभिषेक ने नौकर को आवाज दी जो मिठाई और पानी ले आया। सुना है बहुत बिजी रहता है बिजनेस में। बर्फी का एक टुकड़ा उठाते हुए आकाश ने कहा। ऐसा कुछ नहीं है भाई, बस चल रहा है। छोटा सा बिजनेस है अपना, बस ठीक ठाक चलता रहे उतना ही काम करता हूं। कोई टाटा बिरला तो बनना नहीं है हमें। ये बात भी ठीक है, खुद के लिए समय ना हो तो फिर जिंदगी में क्या मजा। सही कहा। और बता, तेरा क्या इरादा है अब? कुछ बिजनेस ही शुरू करूंगा, पर जैसा तूने बोला, छोटा सा, आरामदायक, स्टेबल सा। अपने को भी टेंशन नहीं बढ़ानी। सही सोचा तूने। और बता, खाना अभी घर पर खाएगा या कहीं बाहर? जो भी ठीक लगे। अभी तो बाहर से ही आ रहा हूं। ठीक है, चल ऐसा करते हैं, लंच घर पे और डिनर के लिए ढाबे पर जाएंगे। उसी ढाबे पर, हाईवे वाला? आकाश ने उत्साहित होते हुए पूछा। हाँ भाई, शेरा ढाबा याद है जहां पर हम बार दोपहर में गए थे? तो पहले उसने हमसे पूछा, साहेब कौन सा मुर्गा खाओगे? फिर हमने बताया तो उसने मुर्गा पकड़ा, उसे काटा, उसके बाद बनाया। कहकर अभिषेक हंसा। आकाश ने भी ठहाका लगाया। हाँ, उस वक्त कितना समय रहता था अपने पास। हम आराम से 3-4 घंटे वही टाइम पास कर रहे थे। पर वो चिकन का फ्लेवर आज भी याद है, गजब बनाया था अंकल ने। अतीत की यादों में खोए अभिषेक के चेहरे पर मुस्कान थी। चलो आज अंकल से ही चिकन बनवाएंगे अपनी पसंद का। क्या बात कर रहे हो? वो अंकल अभी तक है उस ढाबे पर। बिल्कुल है। और कहां जाएंगे? वाह, मजा आएगा फिर तो भाई इसीलिए लंच हल्का फुल्का, सादा, ताकि डिनर जरा ग्रांड हो। ठीक है ना? तूने तो पूरी प्लानिंग कर रखी है। बिल्कुल की है। अपने पुराने दिनों के वो सारे काम फिर से करने हैं जो हमने किए थे। मजा आएगा, आकाश उत्साहित स्वर में बोला। बस एक काम नहीं हो पाएगा, अभिषेक गंभीर स्वर में बोला। कौन सा? आकाश को लगा अभिषेक जरूर कोई सीरियस बात बोलने वाला है। गर्ल्स कॉलेज जाकर लाइन न मारी जाएगी। आकाश दिल खोलकर हंसा। वो भी क्या दिन थे। बाइक पर हम दोनों अक्सर एक राउंड जरूर मारते थे, सिर्फ आंखें सेंकने के लिए। पर कभी किसी लड़की से बात करने की हिम्मत न हुई। अभिषेक ने हामी भरी। इतने में उसके नौकर ने बताया कि खाना तैयार हो गया है। आगे की बातें उन्होंने लंच करते हुए की। लंच के बाद अभिषेक बोला, अब थोड़ा सुस्ता लो, बाकी मस्ती शाम को करेंगे। आकाश ने हामी भरी। उसके लिए दूसरी मंजिल पर एक कमरा खुलवा दिया गया था। अभिषेक ने कहा वो आराम करे, तब तक वो फैक्ट्री का चक्कर लगाएगा। आकाश ने कमरे में पहुंचकर कपड़े बदले, फिर एक कोने में अपना बैग रख दिया। उसे याद आया कि ये कमरा अभिषेक के पिताजी का हुआ करता था, जिन्हें अभिषेक के साथ साथ
वह भी बाऊजी कहता था। न जाने ये उनकी पर्सनालिटी थी या उनका रुतबा जो उनके बच्चों से ही नहीं बल्कि हर किसी से उनके लिए बाऊजी का संबोधन निकलता था। कमरे में उनकी तस्वीर लगी थी। आकाश की उस पर नजर पड़ी तो स्वतः ही उसके हाथ नमस्कार में जुड़ गए। कमरे में अब अभिषेक ने ऐसी लगवा लिया था, पर आकाश ने उसे चलाने की जगह खिड़कियां खोल दी और पर्दा हल्का गिराकर बिस्तर पर आ लेटा। यहां की हवा की प्राकृतिक खुशबू, चिड़ियों की आवाज, ये सब ऐसी में कहां मिलने वाला था। बिस्तर पर लेटते ही आकाश जैसे पूरी तरह से रिलैक्स हो गया। 5 मिनट में वो नींद के आगोश में था। उसके नींद में पहुंचते ही कमरे में मौजूद लकड़ी की अलमारी का पट हल्की सी आवाज के साथ खुद ब खुद खुला। फिर अलमारी से एक काले धागे का रोल लुढ़कते हुए जमीन पर गिरा। जमीन पर वो लुढ़कते हुए बेड के पाव के पास अंदर की तरफ आकर रुका। आकाश की नींद खुली। आदतन उसने फोन पर नजर डाली। 4 बजने वाला था। वो उठकर बैठ गया। बहुत बढ़िया झपकी लगी थी। कुछ देर में वो फोन पर आए मैसेज, नोटिफिकेशन से फारिग हुआ, फिर उठकर खिड़की के पास पहुंचा। खिड़की से बाहर उसकी नजर जाते ही उसे याद आया कि उस तरफ कुछ ही दूरी पर एक तालाब हुआ करता था। वो अक्सर अभिषेक या अन्य दोस्तों के साथ उधर जाया करता था। तालाब में कंकड़ फेंककर उछालने जैसे कामों से भी उस समय अच्छा टाइम पास हुआ करता था। आकाश सोच रहा था कि न जाने वो तालाब अब होगा कि नहीं। पहले तो इस तरफ से ही उसका नजारा दिखता था, पर अब उस नजारे को रोकते कितने ही घर वहां बनकर खड़े हो गए थे। वो सीढ़ियों से उतरकर नीचे पहुंचा। नीचे बैठक के पास उसे एक बूढ़ा आदमी वहां नौकर से बात करता दिखा। उस आदमी के हाथ में कपड़ों की गठरी थी, जिससे आकाश को समझ आया कि वो धोबी था। काका, आकाश उसे पहचानते हुए बोला। कौन? मैं आकाश, जनकलाल मिश्रा का बेटा। ओहो, अरे वाह बिटुआ, कितने सालों बाद। आकाश उसके पास पहुंचा। उसे देखते हुए धोबी के चेहरे पर असीम प्रसन्नता थी। कितने बड़े हो गए, हमें तो पहचान में ही नहीं आए। कैसे हो? बस सब बढ़िया है काका। अब लखीमपुर वापस आ गए क्या? नहीं, अभी तो लखनऊ में ही हूं। अभिषेक से मिलने चला आया। चलो, ये तो बहुत अच्छा किया। अभिषेक का भी मन लग जाएगा। न जाने कैसे इतने बड़े घर में अकेले रहता है। बाऊजी बोल बोल के थक गए रहीन के दोबारा ब्याह कर ले, पर ऊ है कि जिद पकड़े है। आकाश कुछ नहीं बोला। तुम कोशिश करना उसे समझना। जरूर। उसके जाने के बाद नौकर ने उससे चाय के लिए पूछा। आकाश ने हामी भरी। वो चाय बनाने रसोई में चला गया। आकाश ने अभिषेक को फोन किया। उसने कहा उसे आने में 1 आध घंटा और लगेगा। वो बाहर आकर कंपाउंड में टहलने लगा। गार्डन में घास सलीके से कटी थी। गुलाब, गेंदा के पौधे खूब थे। आम, अमरूद, पपीते और भी कई तरह के पेड़ थे। वो टहलते हुए पीछे की तरफ आ गया। पीछे का भाग सामने की तुलना में छोटा था और देखकर कुछ अपेक्षित से लगा। घर का कुछ पुराना सामान उस तरफ पड़ा था, जैसे पुराने कूलर, सिलाई मशीन आदि। उस तरफ घास भी बड़ी बड़ी उगी पड़ी थी। शायद उस कबार की वजह से माली को घास काटते बनता भी नहीं होगा। उस जंजाल के बीच जाने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए आकाश लौट आया। वो बैठक में पहुंचा तो उसने पाया चाय उसका मेज पर इंतजार कर रही थी। उसने नमकीन, बिस्किट आदि के साथ चाय पी। फिर कुछ और समझ में न आने पर ऊपर चल दिया। अभिषेक का घर काफी बड़ा था। नीचे हॉल, किचन, 2 गेस्ट रूम और ऊपर की 2 मंजिलों पर 4-4 और कमरे थे। आकाश को याद था, एक वक्त यहां कई लोग दिखाई देते थे। अभिषेक की 2 बड़ी बहनें तो थी ही, साथ ही अभिषेक के चाचा और उनका परिवार भी इसी मकान में रहते थे। उस वक्त उसके दादाजी भी हुआ करते थे। बाद में बहनों की तो शादी हो गई, पर उसके चाचा कहा, और कब शिफ्ट कर गए इसकी जानकारी आकाश को नहीं थी। उसे वाकई ताज्जुब हो रहा था कि अभिषेक इतने बड़े कमरे में अकेला कैसे रह रहा था।
सोचते हुए वो तीसरी मंजिल पर पहुंचा। अभिषेक का बेडरूम वही था। वो एक 15 बाय फीट का कमरा था। एक तरफ बड़ी सी खिड़की थी जिस पर पर्दा पड़ा था। बेड खिड़की से थोड़ा गैप देकर डाला गया था। उसने जिज्ञासावश अलमारी खोली। वहां उसे एक खाने में महंगी शराब की बोतलें नजर आईं। दूसरे में दुनिया भर के कागजात भरे हुए थे। नीचे की तरफ खाने में कई एल्बम थी। आकाश ने उन्हें निकाला और बेड पर ले आया। एक एल्बम में अधिकतर ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें थी जो अभिषेक व उसके परिवार की थी। फिर उसे एक एल्बम में अभिषेक और उसकी बीवी के फोटो दिखे। आकाश कभी उससे मिल न सका था। जिस वक्त उसकी शादी हुई तब वो अमेरिका में ही था। उसे याद था अभिषेक बेहद खुश था। उसने याद किया शायद नाम मंजू था। दोनों की जोड़ी खूब जंच रही थी। दोनों साथ में खुश दिख रहे थे। उसे अभिषेक के लिए बेहद बुरा लग रहा था। वो एल्बम देखने में तल्लीन था कि अचानक कमरे का स्टोर रूम का दरवाजा हल्की सी आवाज के साथ खुला। आकाश ने एक नजर डाली। स्टोर रूम के थोड़े से खुल दरवाजे की झिरी से अंधकार झलक रहा था। वो फिर एल्बम देखने लगा। उसे इस तरह के बड़े घरों में रहने की पुरानी आदत थी और उसे पता था कि हवा के दबाव से अक्सर खुद ब खुद दरवाजे खुलते बंद होते रहते थे। पर फिर अचानक ही एक हवा की तेज लहर स्टोर की तरफ से जैसे बड़ी तेजी से उसके कानों से टकराकर निकली। वो चौंका। उसे लगा जरूर कोई खिड़की खुली छूट गई है। वो उठा और स्टोर रूम की तरफ बढ़ा। उधर अंधकार था। वो अंदर बढ़ा। उसने दीवार पर हाथ टटोला पर स्विच नहीं मिला। उसे एहसास हुआ स्टोर में कोई खिड़की नहीं थी। अचानक उसे अंदर किसी के सांस लेने की आवाज आने लगी। गहन सन्नाटे की वजह से ये आवाज उसे और भी साफ महसूस हो रही थी। बिल्कुल ऐसी आवाज जैसे कोई गहरी गहरी सांसें ले रहा हो। तब अचानक ही आकाश ने अपने पूरे शरीर में भययुक्त सिहरन महसूस की। न जाने उसे क्यों लगा जैसे सांस की आवाज ठीक उसके पीछे से आ रही है। वो अपनी जगह पर जड़वत हो गया। वो पलटना चाह रहा था पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसका दिल पसलियों पर जोरदार तरीके से टकराट कराकर धड़कता महसूस हो रहा था। फिर उसने अपने घबराते दिल को मजबूत करने की कोशिश की। वो एकदम से पलटा। उसी वक्त स्टोर रूम पीले प्रकाश से नहा गया। अरे, सामने अभिषेक खड़ा था। तू यहां क्या कर रहा है? उसे देखकर आकाश ने चैन की सांस ली। ऐसे क्या देख रहा है? भूत देख लिया क्या? वो हंसा। नहीं, हवा सी आ रही थी इस तरफ से। मेरे आने से पहले ही तो पार्टी नहीं शुरू कर दी तूने? उसने आंख मारते हुए कहा। अरे नहीं यार। दोनों बेडरूम में आए। अभिषेक की नजर एल्बम पर गई। उसने कुछ कहा नहीं। बस उन्हें बंद करके वापस अलमारी में रख दिया। सॉरी, मैं आकाश ने कहना चाहा पर अभिषेक ने टोक दिया। पागल है क्या? तेरा ही घर है। कभी तुझे आज से पहले रोका? पुरानी यादों में खोने का मन कभी कभी मेरा भी करता है पर आज मूड नहीं है। चल चाय वाय पी ले। पी ली मैंने। बढ़िया, बोतल यहीं से ले चलेंगे। तू तो अमेरिकन है, स्कॉच से कम तो कुछ लेगा नहीं। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसने अलमारी से स्कॉच की एक बोतल निकाली और एक हैंड बैग में डाल ली। 7 बजे रहे हैं, एकदम सही समय है। ढाबे पर चलते हैं और अंकल को बता देते हैं कि कौन सा मुर्गा बलि चढ़ेगा। आकाश हंसा। दोनों अभिषेक की कार से ढाबा पहुंचे। फिलहाल वहां ज्यादा भीड़ नहीं थी। आकाश ने साफ देखा कि ढाबा अब खूब तरक्की कर गया था। वहां फैमिली सेक्शन भी अलग से बना दिया गया था। एसी सेक्शन भी था। खुली हवा में ही बैठते हैं। आकाश बोला। हां, जब तक ट्रकों का बैकग्राउंड म्यूजिक न हो, कुत्ते मेज किनारे आकर खड़े न हो जाएं। ढाबे पर आने का क्या मजा? आकाश हंसा। उन्होंने स्टार्टर्स आदि का ऑर्डर किया और फिर ड्रिंक का दौर शुरू हुआ। और बता, अभिषेक गिलास हाथ में उठाकर बोला। भतीजा क्या कर रहा है हमारा? फिलहाल तो इंडिया में अभ्यस्त होने की भरपूर कोशिश कर रहा है। हाँ, ये तो दिक्कत है।
वो अमेरिका में ही पैदा हुआ था ना, हिंदी बोल लेता है। हाँ, उस पर तो हम लोगों ने हमेशा जोर दिया। घर पर हम हिंदी में ही बात करते थे, तो उसे भी मजबूरन बोलनी समझनी पड़ती थी। और भाभी यहां क्या करेंगी? वहां हॉस्पिटल में डॉक्टर थी, यहां खुद का क्लिनिक शुरू करने का प्लान है। ये तो सबसे बढ़िया होगा। तू बता, मेरा क्या है यार, तूने देखा तो, बस उससे ज्यादा न कुछ है और न अब होने वाला है। आकाश ने गिलास उठाकर सिप लिया, फिर पापड़ तोड़ते हुए बोला, कभी तो सोचा होगा। दोबारा शादी के बारे में? आकाश ने हामी भरी। अरे यार, छोड़ वो बात। लेकिन अभिषेक, सोच तो, तेरे बाद कोई तो चाहिए तेरा बिजनेस देखने के लिए। तो मैं सिर्फ इसलिए दोबारा शादी करूं ताकि बच्चे हो और मेरा कुनबा आगे बढ़े? नहीं, सिर्फ वो बात नहीं। अभी तुझे मन नहीं कर रहा, पर एक बार शादी होगी तो तू खुद बदलाव महसूस करेगा। अभी तो हम जवान हैं तो ठीक है, पर आगे उम्र बढ़ेगी तो एक साथी की जरूरत होगी। ओल्ड एज होम में चला जाऊंगा। अभिषेक हंसते हुए बोला, तेरे लिए तो सब मजाक है। आकाश गंभीर स्वर में बोला, मैं मानता हूं तेरे और भाभी के बीच कुछ स्पेशल था और तू नहीं चाहता कि उन यादों को कोई और आकर रिप्लेस करे, पर भाई, जिंदगी सिर्फ यादों के सहारे तो नहीं काटी जा सकती। मुझे तो उस पूरे बड़े घर में रहने की कल्पना मात्र से ही अजीब सा लगता है। पता नहीं तू कैसे रह रहा है। अभी तूने कहा ना, उन यादों के सहारे। अभिषेक सुरूर में बोला, फिर उसने गिलास उठाया और एक सांस में खाली कर दिया। आकाश चुप हो गया। कुछ देर दोनों अपने अपने विचारों में गुम चुपचाप खाते पीते रहे। फिर अचानक आकाश बोला, हुआ क्या था? अभिषेक कुछ पल अन्य भाव से इधर उधर देखता रहा। आकाश ने कुछ कहा नहीं। फिर अभिषेक एक सिगरेट जलाकर बोला, वही जिसका कोई इलाज नहीं। हाँ, कैंसर तो तूने बताया था। कौन सा? ये नहीं बोला। और क्या डॉक्टर कुछ न कर सके? मैंने तुझे बोला भी था अमेरिका आकर इलाज करवाने का सोचने का मौका ही कहा दिया। स्टेज 4 में था लंग कैंसर जब डिटेक्ट हुआ। इलाज शुरू हुआ ही था कि 2 हफ्ते, सिर्फ 2। कहते हुए उसकी आवाज भारी हो गई। कभी सोचा भी न होगा। अच्छी खासी तो थी वो, चेहरे से देखकर लगता भी नहीं था कि इतनी भयंकर बीमारी शरीर के अंदर पनप रही है। अचानक खांसी शुरू हुई थी, जो 1 महीने तक किसी दवा से सही न हो रही थी। जब टेस्ट कराया तो बहुत बुरा हुआ। भगवान किसी के साथ ऐसा न करे। मैं तेरी फोटो देख रहा था, कितने खुश थे तुम दोनों। मैं आज भी उन यादों में खुश रह लेता हूं। इसलिए मुझे अब ये दोबारा शादी वादी की बातें फिजूल लगती है। तू भी ये बड़े बुजुर्गों वाला लेक्चर मत दिया कर। अरे, मैं तो, चल पैक बना। अभिषेक ने बोतल की तरफ इशारा करते हुए कहा। डिनर निपटाकर वे वापस लौट चले। फिर इस टॉपिक पर कोई बात नहीं हुई। दोनों पहले की तरह बचपन की यादें ताजा करते रहे। घर पहुंचकर कुछ देर दोनों गार्डन में कुर्सियों पर बैठे बात करते रहे। 11 बजे उन्होंने सोने का फैसला किया। आकाश को दूसरी मंजिल पर उसके कमरे में छोड़कर अभिषेक तीसरी मंजिल पर अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गया। दूसरे दिन सुबह नाश्ते के बाद करीब 10 बजे अभिषेक फैक्ट्री के लिए निकल गया। उसने कहा कि वो शाम को जल्दी वापस आने की कोशिश करेगा। आकाश को भी अपनी पैतृक प्रॉपर्टी से संबंधित काम के लिए अपने चाचा से मिलने जाना था, तो वो उधर निकल गया। अपना काम निपटाकर वो 2 बजे तक वापस भी आ गया। हालांकि उसके चाचा ने उधर रुकने को बहुत कहा, पर उसने कहा कि फिलहाल वो 2-3 दिन अभिषेक के साथ ही बिताना चाहता है। आ गए बाबू? नौकर ने कहा, खाना लगा दे। अरे नहीं, दरअसल काम से गया था तो बाहर चाचा के साथ ही लंच हो गया। अच्छा, चाय चाहिए हो तो बताना। जरूर। नौकर जाने लगा तो कुछ सोचते हुए आकाश बोला, सुनो काका। हाँ, बोलो बाबू। अभिषेक से इस तरह के सवाल बार बार पूछते अच्छा नहीं लगता, पर जानना चाहता था बाऊजी कब और कैसे गुजरे। बाऊजी को गुजरे 1 साल से ऊपर हो गया। अभी पिछले महीने ही तो बरसी थी उनकी।
हम कभी मिल न सके पर सुना है बहुत मान सम्मान था उनका शहर में। ये बात तो सच है, पर आप उनसे कैसे न मिल सके? अरे, हम तो लगे ही यहां काम पर उनके गुजरने के बाद। बस ये समझिए उनकी 13वीं हुई और हम काम पर लगे। ओ अच्छा, आपसे पहले कौन था यहां? मुरारी जी थे कोई। हम भी बस नाम सुने उनका। ओ मुरारी काका, उन्हें तो मैंने भी बचपन में देखा है, यानी काफी सालों तक रहे वो यहां। फिर अचानक छोड़ क्यों गए, ये तो हमें नहीं पता। हो सकता है बाऊजी के बाद उनका मानना लगा हो यहां। शायद आप सही कह रहे हैं। अच्छा, मुझे कुछ काम याद आया, मैं निपटा कर आता हूं। ठीक है बाबू। आकाश घर से बाहर निकल आया। उसे अचानक ही मुरारी काका से मिलने का मन कर गया था। उसे पता था कि वो कहाँ रहते थे। छोटे शहरों के कुछ इस तरह के ही फायदे थे। बड़े शहरों में तो आप उस एरिया में हो सकता है झांकने भी न गए हों, जहां से आपके घर काम करने वाली रोज आती हो। वो 10 मिनट में पैदल चलते हुए ही उनके घर पहुंच गया। दरवाजा खुला ही था, फिर भी शिष्टाचार के तहत उसने सांकल खटखटाई। कुछ ही पलों में उसे मुरारी काका दिखाई दिए। वे अब 60 के लपेटे में थे, पर 20 साल बाद भी उन्हें पहचानने में आकाश को ज्यादा दिक्कत न हुई। कौन है? काका, मैं आकाश, अभिषेक का दोस्त, जनकलाल मिश्रा जी का बेटा। उसके इतना बोलते ही मुरारी उसे तुरंत पहचान गया। अरे बेटवा, इतने सालों बाद। वो धीरे धीरे खटिया से उठा। आओ बैठो। वो अंदर आया। मुरारी ने उसे खाट पर बैठने को कहा और खुद जमीन पर बैठने लगा तो वो बौखलाया। अरे क्या कर रहे हैं? जमीन और क्यों? खाट पर क्या दो जन नहीं बैठ सकते? मगर आकाश ने उसकी एक न सुनी। दोनों खाट पर बैठे। फिर कुछ देर नई पुरानी के बाद आकाश ने पूछा, काका, आपने अभिषेक के यहां काम क्यों छोड़ दिया? उसने आकाश को ध्यान से देखा। उसके चेहरे के रंग बदले, फिर उसने सिर झुकाकर कहा, बाऊजी की मौत के बाद दिल ही नहीं लगा। कितने दिन काम किए उनके जाने के बाद? अब दिन तो हमें याद नहीं। कौनों गिनती थोड़े न रख रहे थे। 13वीं तक थे या? बेटवा, काहे इतने सवाल पूछ रहे हो? बस यूं ही समझना चाह रहा था। उनकी मौत के कुछ दिन बाद तक आपने काम किया होता तो आप समझते न कि मन लग रहा है या नहीं। पर आप तो इधर वो गुजरे और उधर आप बाहर। ऐसा क्या हुआ? ऐसी कौनू बात नहीं बेटवा। आप मुझसे सच बोलिए, चिंता मत कीजिए। कहकर आकाश ने उसकी आंखों में गहन नजरों से देखा। मुझसे कुछ मत छिपाइए। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। क्या कुछ गलत हुआ था? पर बेटवा, तुम काहे? मैंने भी वहां कुछ अजीब महसूस किया है, उसने कहा तो मुरारी भौचक्का रह गया। आकाश उसे निरंतर देखता रहा। मुरारी सिर झुकाकर सोच में डूब गया। फिर अचानक वो उठा और अंदर चला गया। आकाश उसे देखता रह गया। कुछ पलों बाद वो बाहर निकला तो उसके हाथ में कुछ था। वो आकाश के बगल में बैठा तो उसे नजर आया कि वो हनुमान चालीसा थी। आप डरे हुए हो? जो कुछ हम बोलना चाहत है, इसके स्पर्श के बिना बोलने की हिम्मत नहीं है हमारे भीतर। डराने की कोशिश तो मेरे साथ भी हुई। मैं डरा भी, पर अब मैं इसे चैलेंज की तरह ले रहा हूं। खैर, आप बोलिए। हनुमान चालीसा को कांपते हाथों में थामे मुरारी ने कहा। कहने को तो बाऊजी की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी और उनकी उम्र में स्वाभाविक भी है, इसलिए किसी को शक भी न हुआ। पर हम जानते हैं कि वो स्वाभाविक मौत नहीं थी। वो कैसे? हम ही तो उस मनहूस दिन सबसे पहले बाऊजी को देखे रहे। सुनसन। ओ, अब का बताई। बेटवा, तुम पढ़े लिखे हो, हम तो ज्यादा नहीं जानते, पर तुम ही बताओ, क्या दिल का दौरा पड़ने से शरीर पर लाल निशान पड़ जात है? लाल निशान? किस तरह के? जरा विस्तार से बताइए। बाऊजी रोज 5 बजे के आसपास उठते थे, पर ऊ रोज 6 बज गवा पर उन नीचे न आए तो हम उनके कमरे में पहुंचे। वहां देखा वो बेड पर चित पड़े थे। आंखें खुली थी, मुंह खुला था, शरीर एकदम निश्चल। हमने शोर मचाया,
जब तक बाकी लोग आते हम चाहकर भी उन पर से नजरें न फेर पाए। हमने गौर किया कि उनके बाजुओं पर, गले पर पतली पतली लाल धारियों जैसे निशान थे। लेकिन बाबू, जब उनका शरीर दाह संस्कार से पहले घर में रखा गया था, उस वक्त वो निशान गायब थे। आपने इस बारे में किसी से कहा नहीं? उनके भाई से जिक्र किए तो थे, तो उन्होंने उस वक्त देखा भी पर तब निशान नहीं थे। तो वो बोले हमें शायद कोई वहम हुआ हो। वैसे भी 6 बजे कमरे में ज्यादा रोशनी नहीं थी, पर हमें लगा कि हमारी आंखों का धोखा नहीं था वो। पर इतनी सी बात से ही आपको लगा कि मौत स्वाभाविक नहीं थी? नहीं बेटवा, इतनी से बात के लिए तो हम चालीसा नहीं उठाते ना। दरअसल उसके दूसरे दिन शाम को हम उनके कमरे में गए कुछ सामान उठाने। तब कमरा खुल ही नहीं रहा था, यानी अंदर से बंद था। हां, अंदर से अजीब आवाजें आ रही थी। कुछ देर में दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर देखा तो कोई भी नहीं था। फिर हम अंदर आए तो लगा कोई पीछे खड़ा है। सांस लेने की आवाज कानों में आ रही थी। इस बार आकाश बुरी तरह चौंका। हमसे पलटने की हिम्मत नहीं हो रही थी। 2 मिनट हम बुद्ध बने खड़े रहे। जब वो आवाज बंद हुई तो सिर पर पांव रखकर वहां से भागे। आकाश इधर उधर देखते हुए सोच में डूब गया। फिर हम 2 दिन उधर आए ही नहीं। हम अपने पंडित जी से मिले तो उन्होंने हमें कुछ सलाह दी और उस घर के पास कदम न रखने की सलाह दी। हम अभिषेक को किसी से कहलवा दिए कि हमारी तबीयत खराब हो गई और अब बाऊ जी के बाद हमसे वहां काम न होगा। बस उसके बाद से उसने अपना वाक्य अधूरा छोड़ दिया। आकाश सोचे जा रहा था। उसने पूछा, अभिषेक की मम्मी की डेथ कब और कैसे हुई थी? मालकिन तो बाऊ जी से 6 महीने पहले, वो दिमाग की नस फटने से। ब्रेन हेमरेज? हाँ बेटवा, शायद वही कहते हैं अंग्रेजी में। उनकी लाश देखी थी आपने? नहीं, पर सुना है ये अचानक ही रात को हुआ, जब वो किचन में कुछ काम करत रही। अच्छा, दोनों यही चाहत रहे कि अभिषेक दोबारा शादी कर ले, और अब मैं भी यही दिल से चाहता हूं और अभिषेक को बार बार कह रहा हूं। आकाश जैसे खुद से बात कर रहा था। और वो नहीं चाहती ऐसा हो। कौन? कौन? आकाश ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और कहा, अभिषेक की बीवी कैसी थी? कैसा स्वभाव था उसका? मंजू बिटिया? लड़की अच्छी थी, मॉडर्न थी, बाकी सब तो ठीक था, पर अक्सर अभिषेक को बड़े शहर चलकर रहने को बोलती थी। उसका कहना था कि यहां रहकर उनके होने वाले बच्चों की सही परवरिश न हो पाएगी, पर इसके लिए अभिषेक बिल्कुल तैयार नहीं था। फिर शायद उसने भी समझौता कर लिया था। इसके अलावा तो कोई दिक्कत नहीं दिखी। बहुत अच्छी लड़की थी, सबका मान सम्मान करती थी। क्या बताए, न जाने किसकी काली नजर इस परिवार पर पड़ गई। तभी आकाश का फोन बज उठा। अभिषेक कॉल कर रहा था। आकाश ने कुछ सोचते हुए कॉल पिक की। किधर निकल गया? उसकी आवाज आई। कुछ नहीं, किसी से मिलने आया था, पहुंचता हूं थोड़ी देर में, कहकर उसने फोन काटा। फिर मुरारी से मुखातिब हुआ। आपने बहुत मदद की काका। मुझे लगता है उस घर में जरूर कुछ गड़बड़ है। अभिषेक का वहां रहना ठीक नहीं। वो जिद्दी है, किसी की सुनता कहा है। मैं देखता हूं, कुछ कोशिश करूंगा। फिर आकाश वहां से रुखसत हुआ। आकाश वापस अभिषेक के घर पहुंचा। वो उसका चाय पर इंतजार कर रहा था। उसके आने के बाद ही उसने चाय बनवाई। फिर दोनों ने बातें करते हुए चाय पी। आकाश ने अपनी मुरारी काका के साथ हुई मुलाकात के बारे में जिक्र नहीं किया। उसने यही बोला कि वह प्रॉपर्टी के काम से सुबह चाचा के साथ गया था और फिर शाम को एक भावी खरीदार से मिलने गया था। फिर वे इधर उधर की बातें करते रहे। आकाश ने कुछ बिजनेस प्लान उसे बताए जिनके बारे में वह सोच रहा था। अभिषेक ने अपनी सलाह और कुछ राय दी। तेरा परिवार तो इस छोटे शहर में एडजस्ट नहीं हो पाएगा, अभिषेक ने कहा, वरना मैं तुझे अपना ही बिजनेस ज्वाइन करने को बोलता। अच्छा आइडिया है, पर वाकई मुश्किल होगा यहाँ। अभी तो वो लखनऊ में ही मुश्किल से एडजस्ट हो रहे हैं।
अभिषेक ने हामी भरी। वैसे एक काम तो हो सकता है। क्या? हमारा कोई बिजनेस हो जो यहां हम साथ में खोलें, और उसके लिए मुझे कभी कभार लखनऊ से यहां का चक्कर लगाना पड़े तो कोई हर्ज नहीं। बढ़िया रहेगा। यहां काफी चीजें मैं देख सकता हूं। सोच रहा हूं जमीन मिल जाए और एक शानदार रिसॉर्ट खोला जाए। लखीमपुर में सब है पर अभी भी ढंग के होटल नहीं है। रिसॉर्ट तो है ही नहीं। आइडिया बढ़िया है पर उसके लिए काफी जमीन लगेगी, और जमीन अब यहां भी बहुत महंगी है। हूं, देख बुरा ना मानना, बस एक आइडिया है। तू अगर इस घर को रेनोवेट कर ले। हाँ, समझ गया। इस घर का एरिया काफी है, छोटा मोटा रिसॉर्ट तो बन ही जाएगा। आकाश ने उसे ध्यान से देखा। उसे लगा था वो उसकी बात से नानुकुर करेगा। हाँ, तुझे अकेले ही रहना है तो अपने लिए एक आलीशान फ्लैट तैयार करवा लेना, और बाकी जगह में कमरे, बैंक्वेट हॉल आदि आराम से बन जाएंगे। अच्छा आइडिया है, सोचूंगा। बस ये है कि हॉस्पिटलिटी बिजनेस हमसे चलेगा कि नहीं पता नहीं। दूसरों की जी हुजूरी हमसे होती नहीं। चलाने के लिए तो मैनेजर और स्टाफ के लोग होंगे। खैर, सोचना इस बारे में। अभिषेक ने सहमति में सिर हिलाया। इस तरह बातें करते करते डिनर का समय हो गया। डिनर के बाद अभिषेक उसे अपने कमरे में ले आया। दोनों वहां बैठकर गप्पे मारने लगे। बातों बातों में आकाश ने पूछा, यार, अक्सर किसी की अचानक डेथ के बाद लोग अक्सर घर बदल लेते हैं, या कम से कम कमरा बदल लेते हैं। मुझे लगता है तूने कुछ भी नहीं बदला। सब कुछ घर में वैसा का वैसा ही है। अभिषेक हंसा। यार, बाऊजी ने हमें कभी भूत प्रेत, अंधविश्वास की चीजों पर यकीन न करने दिया। मम्मी थोड़ा बहुत मानती थी पर उनके सामने वो भी कुछ न बोली। तो मुझे भी कभी इस तरह के ख्याल नहीं आते। ये तो अच्छी बात है। शहरों में तो मुझे भी कभी ऐसा नहीं लगा, पर न जाने छोटे शहरों के इन बड़े बड़े घरों में क्या बात होती है कि ऐसी चीजों पर विश्वास करने का दिल चाहने लगता है। अभिषेक मुस्कराया और बोला, वो इसलिए, एक तो छोटे शहरों और गांव में भूत प्रेत के किस्से अक्सर मशहूर होते हैं। दूसरे यहाँ के घर बड़े बड़े होते हैं। इनका अलग ही वातावरण होता है। लोग कम और जगह ज्यादा। ना जाने किस कोने से कभी हवा आ जाती है तो दरवाजे खुलने बंद होने लगते हैं और लोग डरने लगते हैं। ये सब आपकी धारणाओं के ऊपर ही है। मुझे तो इन चीजों पर रत्ती भर विश्वास नहीं। तू सही कह रहा है। अभिषेक उठकर बैठ गया और रहस्यमयी स्वर में बोला, तुझे एक राज की बात बताऊं? बोल। मंजू के कुछ अंश अभी तक मेरे पास है। क्या मतलब? आकाश चौंका। अंतिम संस्कार के बाद उसकी राख मुझे मिली थी। मैंने उसे आज तक विसर्जित नहीं की। आकाश ने उसे ऐसे देखा जैसे किसी बड़े संकी को देख रहा हो। ऐसे मत देख यार, अभिषेक बोला। न जाने उस वक्त क्या हुआ था, लगा यही तो आखिरी निशानी बची है मंजू की, इसे अपने साथ रखता हूं। क्या होगा अगर इससे गंगा में बहा दूंगा? कभी बाद में मन करेगा तो कर दूंगा। मुझसे नहीं बहाया गया। मैं यहां से प्रयाग तो गया पर वापस लेकर आ गया, किसी को बताया भी नहीं। पर यार, ये तो हिंदू धर्म के हिसाब से ठीक नहीं है। आकाश बेहद सतर्क होकर उसे घूरे जा रहा था। तो अभी कहां रख रखी है तूने उसकी राख? अभिषेक ने स्टोर रूम की तरफ इशारा किया। आकाश के पूरे बदन में एक सिहरन सी दौड़ गई। उसे वो पल याद आ गया जब उसे अपने पीछे सांस लेने की आवाज आ रही थी। क्या हो गया? अभिषेक ने उसे ध्यान से देखते हुए पूछा। माना, यार ये मेरी सनक थी, पर तू इतना सीरियस क्यों हो गया? कुछ नहीं होता। पता नहीं यार, मैं भी ज्यादा जानता नहीं हूं, पर मेरा ख्याल है कि अंतिम संस्कार की विधि का पाठ है। ये इसलिए राख अपने पास रखने का कोई मतलब नहीं है। शायद इससे मरने वाले की आत्मा की मुक्ति में व्यवधान आ सकता है, ऐसा कहते हैं। तुझे ऐसा लगता है कोई मर गया, उसका पूरा शरीर जल गया, तो अब बचा क्या है आत्मा की मुक्ति के लिए? आकाश के पास इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। वो कुछ नहीं बोला। अब तू ऐसे सोच में न डूबा रहा। मुझे लगता है ये बात बोलनी ही नहीं चाहिए थी। यार, उसके कुछ ही समय बाद आंटी की डेथ हो गई, फिर बाऊजी भी। न जाने क्या सोचते हुए आकाश अचानक बड़बड़ाने लगा।
तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे क्या हो गया तुझे? अभिषेक ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तू इतना क्या सोच रहा है? एक तो पहली बात, ये सब कुछ होता नहीं है। तू क्या सोच रहा है? मंजू भूत बन गई और भूत बनकर उसने मम्मी और बाबूजी को। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, पर यार मैं ये भी नहीं कहता कि मैं इन चीजों को नहीं मानता। मैं जिस बारे में जानता ही नहीं उस पर कमेंट कैसे करूं, पर फिर भी कुछ गलत तो लग रहा है। तू कुछ ज्यादा सोच रहा है। चल एक बार मान भी लूं मंजू भूत बन गई, तो फिर भी वो मम्मी और बाबूजी का बुरा क्यों करेगी? वो तो उनकी बड़ी चहेती थी, मुझसे ज्यादा। लाड़ तो मम्मी उस पर दिखाती थी। सही बात तो है, मुझे उतना डिटेल में तो पता नहीं, पर एक फिल्म में देखा था कि बुरी आत्माएं उन अच्छी आत्माओं को फांस लेती हैं जिनकी मुक्ति सही से नहीं होती। अभिषेक ने गंभीर सा चेहरा बनाया और हामी में सिर लाया। फिर अचानक ही हंसने लगा। अबे अपना चेहरा तो देख, कितना सीरियस होकर बोल रहा है फिल्म की बातें। अरे यार, अच्छा तो ये बता, हमारे यहां पूरी बॉडी जला दी गई तो क्या उसके बाद भी मुक्ति नहीं होगी? अभी मुस्लिम और क्रिश्चियन लोग तो बॉडी जलाते ही नहीं हैं, जमीन में गाड़ देते हैं, फिर उनकी तो कभी मुक्ति होती ही नहीं होगी। क्या पता, किसी एक्सपर्ट को ही पता होगा इस बारे में, किसी पंडित या तांत्रिक को। हो सकता है। वैसे ये अच्छा टाइम पास है। बचपन में भी याद है, वो चिंटू भूत की कहानियां सुनाकर हम सबको डराने की कोशिश करता था। अरे किसकी याद दिला दी। कभी कभी तो वाकई मुझे उसकी बातों से डर लगता था। अभिषेक हंसा। इस तरह बातों का रुख दूसरी तरफ हो गया और वो फिर पुरानी यादों में खो गए। रात के करीब 1 बजे उन लोगों ने सोने का फैसला किया। उसे गुड नाइट बोलकर आकाश एक मंजिल नीचे अपने कमरे में आ गया। उसने कपड़े बदले और बिस्तर पर आ गया। फिर कुछ सोचते हुए वो उठा और आज उसने पीले रंग का नाइट बल्ब जला दिया और फिर मेन लाइट बंद करके लेट गया। मन बहलाने के लिए कुछ देर वो मोबाइल में लगा रहा। उसका दिमाग वहां की घटनाओं से एकदम हट चुका था। कुछ देर बाद उसे नींद आ गई। रात गहरी हो गई थी। आकाश के कमरे की खिड़की पर पड़ा पर्दा रहकर हवा से उड़ रहा था। उसने चादर ओढ़ रखी थी जिसे रात की ठंड ने कुछ ऊपर खींचने के लिए मजबूर कर दिया था। उसके बेड के पाव के नीचे अभी तक काले धागे का रोल पड़ा था। पाव के पास वो कुछ इस तरह से छिप गया था कि झाड़ू पोंछे के दौरान भी वो वहां से न हिल सका। अचानक उस रोल में कुछ हलचल शुरू हुई। वो हल्के से घूमने लगा और उसका धागा खुलने लगा। धागा बेहद धीमे धीमे पलंग के पाव से ऊपर होते हुए पलंग पर बढ़ा। फिर बड़ी तेजी से वो आकाश के पैरों के ऊपर से होते हुए बेड की दूसरी तरफ से निकलकर वापस नीचे आ गया। वो एक बार फिर ऊपर बढ़ा और इस बार उसकी जांघों पर लिपटकर वापस आया। ऐसा लग रहा था मानो कोई मकड़ी उसके चारों तरफ जाल बन रही थी। कुछ पलों बाद आकाश ने नींद में करवट लेने की कोशिश की तो उसके पैर न मुड़ सके। नतीजतन उसकी आंखें धीरे से खुली। पैर चादर के अंदर थे, इसलिए उसे धागों का कुछ खास एहसास न हुआ, पर फिर भी लगा पैर कहीं फंसे हुए हैं। उसने नीचे नजर डाली तो अचानक ही धागे का रोल हवा में घूमते हुए उसके पेट के ऊपर से जाता हुआ नजर आया। वो उसे ठीक से नजर नहीं आया था तो उसने पेट पर से झाड़ने की कोशिश की तो धागे महसूस हुए। वो चौंका। अचानक तेजी से रोल फिर उसके पेट के ऊपर से निकला। इस बार वो उसे साफ दिखा। उसकी आंखें विस्मय से फैल गई। फिर अचानक उसे सामने दीवार पर परछाई दिखने लगी, जैसे नाइट बल्ब के पीले प्रकाश के सामने कोई खड़ा हो और उसका अक्स दीवार पर दिखाई दे रहा हो। आकाश ने देखा बल्ब के आसपास कोई नहीं था, पर परछाई साफ दिखाई दे रही थी और वो वैसी परछाई न थी जैसे अक्सर लाइट जलते वक्त बनती है, जिसमें हल्की सी कालिमाही होती है। ये परछाई एकदम स्याह थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो आकाश को घूर रही हो। उसी वक्त धागा आकाश के गले से निकला। उसे अपना गला जकड़ता हुआ प्रतीत हुआ। तभी एकाएक परछाई में 2 आंखें प्रकट हुई, बड़ी बड़ी टेढ़ी सी आंखें।
जो मानो उस पर चिंगारियां उगल रही हों। इस बार आकाश हलक फाड़कर चिल्लाया। धागे की रोल एक बार फिर उसके गले से गुजरी और अब उसे अपना दम घुटता महसूस हुआ। अब वो चिल्लाने की अवस्था में नहीं था, वो तड़पने लगा। उसे अपना दम घुटता महसूस होने लगा। दीवार की परछाई की आंखें बड़ी होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही है। आकाश के मुंह से घुटी घुटी सी आवाजें निकलने लगी। तभी दरवाजा खुला और कमरे में रोशनी हुई। आकाश ने देखा अभिषेक बल्ब जलाकर सामने खड़ा उसे देख रहा था। क्या हुआ भाई, तू चिल्लाया था क्या? मुझे छुड़ा, आकाश प्रयत्न करते हुए बोला। वो पलंग के पास पहुंचा और बोला, किससे छुड़ाऊं? कोई चुड़ैल चिपटी हुई है क्या तुझसे? आकाश ने अचरज से उसे देखा। फिर उसने महसूस किया कि अब वो धागों की गिरफ्त में नहीं था। वो पलंग पर उठ बैठा और चादर हटाकर झाड़ने लगा। उसने अपने गले पर हाथ फेरा। कहीं कोई धागा महसूस नहीं हुआ। वो पलंग से उतरा। उसने नीचे झांक कर देखा, वहां भी कुछ नहीं था। किसे ढूंढ रहा है? अभिषेक भी उसके पीछे झांकते हुए बोला। आकाश ने उसकी तरफ देखा, फिर बोला, देख, मैं जानता हूं तू अंधविश्वास नहीं करता, और आज से पहले मैंने भी कभी वो महसूस नहीं किया जो अभी कुछ देर पहले किया। सिर्फ दूर से कुछ दिखने या सुनाई देने का वहम होना एक बात है, पर अभी मैंने अपनी बॉडी पर वो महसूस किया। एक काला धागा मुझे बांध रहा था, मेरे गले से लिपट गया था, इस कदर कि मेरा दम घुटने लगा था। अभी वो गायब हो गया है, पर मुझे देख, मेरी हालत देख। क्या बोले जा रहा है? हमने भूत प्रेत की बातें की और बस तुझे वैसा ही सपना आ गया। सपना नहीं था, नींद से उठने के बाद हुआ ये सब। जरा दिखा। उसने नजदीक से उसका गला देखा। धागा अगर इतना कस के लिपटा होता तो कुछ तो निशान होता। आकाश ने गले पर हाथ फेरा। निशान भले ही नहीं है, पर अंदर एहसास अभी भी हो रहा है। चल, ऐसा कर, उठ। मतलब? मेरे कमरे में चलकर सो। वो तो ठीक है, पर बाकी बात कल करेंगे। अभी तुझे अच्छी नींद की जरूरत है। उसके बाद वे दोनों अभिषेक के कमरे में जाकर सो गए। सुबह दोनों करीब 9 बजे सोकर उठे। फ्रेश होकर उन्हें चाय की तगड़ी तलब लग रही थी। चल, बाहर गार्डन में खुले में जाकर बैठते हैं, चाय वहीं मंगवा लेंगे, अभिषेक ने कहा। दोनों गार्डन में बेंत की कुर्सियों पर जा बैठे। चाय आ गई और उसकी कुछ चुस्कियां लेने के बाद ही उनके बीच बातचीत शुरू हुई। आज फैक्ट्री नहीं जाऊंगा, अभिषेक बोला। चल, आज शारदा डैम घूम कर आते हैं। आकाश के चेहरे पर गंभीर भाव थे। क्या हुआ? अभिषेक बोला, कल रात के बारे में सोच रहा है? अरे, उसी से ध्यान हटाने के लिए तो बोल रहा हूं। सुन मेरी बात ध्यान से। कल जो मेरे साथ हुआ, कोई कुछ भी बोल ले, मैं कभी नहीं मानने वाला कि वो मेरा वहम था। यार, फिर तू ही बता, तू ज्यादा पढ़ा लिखा है, साइंस वाइन समझता है, ऐसा हो सकता है क्या? मुझे नहीं पता, मैंने इन चीजों के बारे में कभी जानना जरूरी नहीं समझा, पर इतना तो मैं जानता हूं कि मैंने कल जो फील किया वो जिंदगी में पहले कभी नहीं किया। पहले भी भूत प्रेत के किस्से सुने, एक से एक हॉरर मूवी भी देखी, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। अब आगे सुन, मेरी बात कुछ ऐसा बताऊंगा जिससे तुझे यकीन होगा कि ये मेरा वहम नहीं था। मैं सुन रहा हूं। जो कल यहां मेरे साथ हुआ वो इस घर में पहले भी हो चुका है। अभिषेक ने अचरज से उसे देखा। क्या हो चुका है? कल जो मेरे साथ हुआ वो बाऊजी के साथ भी हुआ था। कुछ भी बोल रहा है? नहीं, सही कह रहा हूं। तुझे अमेरिका में सपना आया था कि बाऊजी के साथ यहां क्या हुआ? नहीं, बाऊजी ने तुझे फोन करके बताया हो, यह भी मुमकिन नहीं। वो बताते भी तो कैसे? उसके बाद ही तो। उसके बाद? आकाश ने उसे इस तरह देखा कि अभिषेक समझ गया वो क्या कहना चाह रहा था। वो बेचैनी से उठ खड़ा हुआ। ये तेरी थ्योरी है? मुरारी काका ने बाऊजी को सबसे पहले देखा था न, उस दिन जब? अभिषेक ने सहमति में सिर हिलाया। मैं कल उनसे मिला था। उन्होंने कहा था
कि उन्होंने बाऊ जी के शरीर पर लाल निशान देखे थे, जो कल रात मुझे समझ आया उसी तरह बने होंगे जैसे मुझे धागों में लपेट दिया गया था। मुरारी काका को बाद में उनके कमरे में लगा था कि कोई उनके पीछे खड़ा सांस ले रहा है, जबकि कमरे में कोई नहीं था। ठीक ऐसा मुझे उस दिन तेरे स्टोर रूम में लगा था। मुरारी काका ने इसीलिए तुम्हारे घर काम छोड़ दिया, समझे? आज भी खौफ है उन्हें उस घटना का। पर उन्होंने मुझे कुछ कहा क्यों नहीं? क्योंकि वो समझते हैं तुझे, जानते थे तू विश्वास नहीं करेगा। अभिषेक अपना सिर पकड़कर वापस बैठ गया। वो कुछ पलों बाद बोला, जैसा तू बता रहा है उससे मैं समझ रहा हूं कि ये महज इत्तेफाक तो नहीं होगा। पर फिर किया क्या जाए? जिस सब्जेक्ट की हमें नॉलेज नहीं, तो उसके लिए किसी एक्सपर्ट की राय लेना ही सही रहेगा। अभिषेक ने कुछ सोचते हुए सहमति में सिर हिलाया। दोपहर तक वहां एक पंडित पहुंचा। उसका नाम कृष्णकांत शर्मा था। वो 60 की उम्र का व्यक्ति था, जिसने धोती कुर्ता पहना हुआ था। कंधे पर एक जूट का झोला लटक रहा था। अभिषेक ने उसका स्वागत किया। उसके बाद बैठक में उनके बीच बातचीत शुरू हुई। घर का नौकर भी वहां मौजूद था। आकाश ने अब तक महसूस की सभी बातें बताई। मुरारी से पता चली बातें भी बताईं। अंत में बेहद संकोच के साथ अभिषेक बोला, आपको बताना चाहता हूं कि मेरी पत्नी, जिसे गुजरे 2 साल हो गए हैं, उसके दाह संस्कार के बाद की राख अभी तक मेरे पास है। ये सुनकर कृष्णकांत के मुंह से सिसकारी सी निकल गई। ऐसा क्यों जजमान? अभिषेक ने कंधे उचकाए। उससे कुछ कहते न बना। हम समझ रहे हैं, अपनी अर्धांगिनी के अकस्मात देहांत से आप बेहद दुखी होंगे और उनकी निशानी के तौर पर आपने उसे रखा होगा। पर आपको समझना चाहिए, ये उन्हीं के लिए हानिकारक है। मृत्यु के बाद आत्मा का परमात्मा से मिलन होना अति आवश्यक है, अन्यथा आत्मा प्रेतात्मा बन सकती है। फिलहाल आप सबसे पहले यही करिए कि उन्हें तुरंत विसर्जित कर दीजिए। कहीं दूर जाने की भी जरूरत नहीं। अपने यहां की नहर में भी पूजा पाठ के साथ इसे सबसे पहले निपटाते हैं। आप देखना, तुरंत इस घर के माहौल में बदलाव आ जाएगा। अभिषेक ने हामी भरी। उसके बाद वैसा ही किया गया। कार से वे नहर पहुंचे। वहां कृष्णकांत ने पूजा की और उसके बाद विसर्जन कर दिया गया। शाम को आकाश और अभिषेक खाने के लिए बाहर निकले। एक होटल में ऑर्डर देकर दोनों बैठे थे। अभिषेक सोच में डूबा हुआ था। क्या सोच रहा है पता नहीं, कुछ अलग सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है वो एक बार फिर मुझे छोड़कर चली गई। समझ सकता हूं। तुझे ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि तूने इतने समय से उसे अपने पास रखा हुआ था और उसके जरिए भाभी को याद करता था। पर आज जो किया वो ठीक किया। धर्म में जो नियम बने हैं उनका पालन करने में कोई हर्ज नहीं। आखिर जन्म और मृत्यु दोनों इंसान के जीवन की अहम घटनाएं हैं। अभिषेक कुछ बोला नहीं। कुछ देर में खाना आया। अभिषेक कुछ सोचते हुए बोला, मेरी लापरवाही से बाऊजी, अब जो हो गया उसके बारे में मत सोच। अपना ध्यान भविष्य पर केंद्रित कर। मेरी मान कुछ दिन सोच और यूं अकेले जिंदगी काटने के अपने फैसले को बदल। उसने हामी भरी। किसी नए घर में रहने की सोच। तू तो मुझे पूरा ही बदल देगा। कोशिश कर बदलने की। पुरानी जगह से जब तक नहीं निकलेगा पुरानी यादें पीछा नहीं छोड़ेंगी। वो चुप रहा। डिनर के उपरांत दोनों घर वापस पहुंचे। सीढ़ियां चढ़ते हुए अभिषेक बोला, आज क्या करना है? साथ में ही सोते हैं। मैं सोच रहा था अलग ही सोते हैं। क्यों? टेस्ट हो जाएगा कि सब ठीक हुआ कि नहीं। अरे छोड़ न टेस्ट को। क्यों रिस्क ले रहा है? देख, मुझे तो आज तक यहां कुछ नहीं हुआ, पर तूने जरूर कुछ महसूस किया था। हो सकता है ये शक्तियां कुछ लोगों को ही दिखती हों, जैसे कि तू। फिर क्यों रिस्क लेना? तू अभी तक खतरे में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि कल भी नहीं होगा। छोड़ न अब ये बात। आज हो तो गया विसर्जन। अच्छा चल, अभी तो बहुत टाइम है सोने में। चल कोई कॉमेडी फिल्म देखते हैं। ये सारे ख्याल ही मन से निकल जाएंगे। ठीक है। उसके बाद रात 1 बजे तक दोनों टीवी देखते रहे।
उसके बाद आकाश अंगड़ाई लेता हुआ उठा। नींद आ रही है ना, सोया जाए? अभिषेक ने तकिया व्यवस्थित करते हुए पूछा। हाँ, मैं चलता हूं अपने कमरे में। मानेगा नहीं? कुछ नहीं होगा। वो मुस्कराया। मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक 3 बज चुके थे। नींद आकाश की आंखों से कोसों दूर थी। जहां उसके मन में ये विश्वास था कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, वही उसका दिमाग शायद ये मानने को तैयार नहीं था। रोज की तरह उसने नाइट बल्ब चालू रखा था। उसकी नजर बार बार सामने दीवार पर चली जाती थी, जहां उसे वो भूतिया आंखें दिखाई दी थी। उसने लेटने से पहले कमरा, अलमारी, पलंग सब ठीक से जांचा था। खिड़कियां भी चिटकनी लगाकर बंद कर ली थी। काफी देर तक वो फोन पर लगा था और भूत प्रेत, जीवन मृत्यु सरीखे विषयों पर सर्च कर रहा था। ये सब पढ़ते पढ़ते जब उसका मन भर गया तो वो कुछ गाने सुनने लगा। अब उसे नींद आने लगी थी। तभी उसे अपने बगल से सांस लेने की तेज आवाज आई। वो चौंक उठा। वो सतर्कता से बगल में देखने लगा। उसके देखते ही देखते बगल में पड़ी एक्स्ट्रा चादर धीरे धीरे आकर बदलने लगी, कुछ ऐसा जैसे कोई चादर के अंदर लेटा हो। वो झटके से पलंग से उठ गया और उसे छोड़कर दूर खड़ा हो गया। अचानक खिड़कियां खड़कने लगी और फिर चिटकनी अपने आप खुली और खिड़कियों के पट तेज आवाज के साथ खुल गए। पलंग की तरफ से अजीब सी आवाजें आने लगी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई जानवर की तरह गुर्रा रहा हो। वो दरवाजे की तरफ लपका। दरवाजा खोलने की कोशिश की पर वो न जाने कैसे बंद हो गया था। पलंग से चादर हवा में उठने लगा और उसकी तरफ बढ़ने लगा। वहां कोई दिख तो नहीं रहा था, पर आकाश को गद्दे पर दबने के चिन्ह दिखे जैसे कोई वहां खड़ा हो। आकाश ने पूरी शक्ति लगा दी और दरवाजा खुल गया। वो सीढ़ियों से ऊपर की तरफ लपका। अभिषेक के कमरे में पहुंचकर उसने लाइट जलाई पर पलंग खाली था। उसने स्टोर रूम में झांककर देखा, वहां भी कोई नहीं था। उसने बाकी कमरे देखे, सब बंद दिख रहे थे। वो सीढ़ियों की तरफ लौटा। उसने वहां हवा महसूस की। उसकी नजर स्वतः ही ऊपर की तरफ गई। उसने देखा छत का दरवाजा खुला था। वो तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगा। वो छत पर पहुंचा। वहां अंधेरा विद्यमान था। फिर उसकी नजर एक कोने की तरफ गई। वहां उसे एक अक्स नजर आया जिसकी पीठ उसकी तरफ थी। अभिषेक, उसने आवाज लगाई। दूसरी तरफ से कोई प्रतिक्रिया न हुई। वो धीरे धीरे आगे की तरफ जा रहा था। आकाश संभलते हुए उसकी तरफ बढ़ा, पर उसका मुंह अचरज से खुल गया जब उसने देखा वो छत के अंत में बनी रेलिंग के ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगा था। अभिषेक, वो फिर चिल्लाया। वो अब उसके पास पहुंच गया था। क्या कर रहा है ये? उसकी नजर अभिषेक के चेहरे पर गई तो वो बुरी तरह से बौखला गया। चांद की रोशनी में अभिषेक का चेहरा अब साफ नजर आ रहा था। उसकी आंखें जड़वत सी सामने देख रही थी। ऐसा लग रहा था वो किसी सम्मोहन में है। जैसे ही वो रेलिंग पर चढ़ा, आकाश ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे पागल हो गया है? होश में आ। अभिषेक, सुन, ये मैं हूं आकाश। पर अगले ही पल अभिषेक रेलिंग से कूद गया। उसका हाथ एक झटके में आकाश के हाथ से छूट गया था। आकाश को यकीन न हुआ। उसे यकीन था वो उसे थामे हुए है, उसे गिरने से बचा लेगा। पर जैसा अक्सर फिल्मों में देखते हैं कि अभिनेता किसी गिरते का भार एक हाथ से संभाल लेता है, हकीकत में ये आसान नहीं होता। अभिषेक, वो हलक फाड़कर चिल्लाया। वो 3 मंजिल नीचे लॉन में गिर चुका था और एकदम शांत पड़ा था। आकाश का दिल दहल गया। वो वापस सीढ़ियों की तरफ भागा। तेजी से सीढ़ियां उतरते हुए वो जैसे ही दूसरी मंजिल पर पहुंचा, अचानक ही एक छाया तेजी से उसकी तरफ लपकी। आकाश का पहले से दिल दहला हुआ था। छाया से बचने के लिए वो एक तरफ हटा ही था कि उसका पैर लड़खड़ाया और वो सीढ़ियों से गिरता चला गया। न जाने कब उसका सिर जमीन से टकराया और वो अपनी चेतना खोता चला गया। जब आकाश की आंखें खुली तो चारों तरफ उजाला था।
उसने अगल बगल देखा तो पाया वो अभी अभिषेक के घर के अंदर ही बैठक में दीवान पर लेटा हुआ था। उसने उठने की कोशिश की तो नौकर दौड़ा दौड़ा आया। अरे बाबू, आपको होश आ गया? आकाश ने अपने सिर में दर्द महसूस किया। अभिषेक? उसके मुख से निकला। नौकर के चेहरे पर मुर्दानगी सी छा गई। क्या हुआ? बोलो। साहब हॉस्पिटल में है, हमने फोन कर दिया था। उनके चाचा हॉस्पिटल में ही हैं। आप इधर थे तो हम यही रुक गए। डॉक्टर साहब आपको देख कर गए थे, बोले थे आप ठीक है, कोई खतरा नहीं। आप एक बार होश में आ जाएं तो आपके हाल चाल लेंगे। अरे मेरी छोड़ो। अभिषेक, वो 3 मंजिल से गिरा। जी, बहुत बुरा हुआ। हमें सिर्फ इतना पता है कि उनकी पसली टूट गई है, खून काफी बहा है, पर सांस चल रही है। गनीमत है वो सीधे घास में गिरे, फर्श की तरफ नहीं, वरना अनर्थ हो जाता। ओह, थैंक गॉड। मुझे तो डर था। लेकिन हुआ क्या था रात को? साहिब, अब क्या बताओ? सब मेरी समझ के बाहर है। कहते हुए आकाश उठा। मैं बाथरूम जा रहा हूं, मेरे लिए 1 कप चाय बना दो। जी। वो बाथरूम से निकला तो चाय तैयार थी। उसने फटाफट चाय पी और बोला, किस हॉस्पिटल ले गए हैं? सिविल हॉस्पिटल। आकाश तेजी से बाहर निकला। हॉस्पिटल पहुंचा तो उसने पाया कि अभिषेक आईसीयू में था और उसे सेडेट करके रखा हुआ था। वहां उसके चाचा और उनका बेटा मौजूद थे। क्योंकि आकाश का अभिषेक के घर बचपन से आना जाना था, इसलिए वो उन्हें पहचानता था। हालांकि उनसे ज्यादा कभी पहले बात नहीं हुई थी। आओ आकाश। चाचा, जिनका नाम किशोरीलाल था, बोले, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूं अंकल। डॉक्टर ने क्या कहा? ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। चोट काफी आई है, कई फ्रैक्चर हैं। किस्मत अच्छी थी अभिषेक की, 3 मंजिल से गिरकर बचना बड़ी बात है। आकाश ने सहमति में सिर हिलाया। हुआ क्या था? किशोरीलाल ने पूछा। आकाश ने सब कुछ संक्षिप्त में बता दिया। सुनकर कुछ देर किशोरीलाल का मुंह अचरज से खुला रहा। यह तो बहुत बुरा हुआ। मतलब पूरा घर प्रेतग्रस्त हो गया है। अभिषेक ने सही नहीं किया। यूं बहू की राख नहीं रखनी चाहिए थी। जी, इन लोगों ने कुछ हवन वगैरह भी सालों से नहीं करवाया होगा। जब तक मैं वहां था पूजा पाठ, हवन आदि हुआ करता था। आप वहां से कब शिफ्ट हुए? अब तो 15 साल हो गए। भाई बिजनेस वाले थे और मेरा तो टीचिंग जॉब था। मुझे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर का पद मिला था तो मैं शिफ्ट हो गया। फिलहाल अब मैं रिटायर हूं। ओके। कुछ सोचते हुए आकाश ने पूछा, लगता है आप इन चीजों पर विश्वास करते हैं? भूत प्रेत? जी, मेरा मानना है जहां अच्छाई है तो बुराई भी होगी, भगवान है तो शैतान भी होगा। आप सही कह रहे हैं। हॉस्पिटल आते वक्त मैंने अपने चाचा जी से बात की और उन्होंने तुरंत एक स्पेशलिस्ट से बात की जो तंत्र मंत्र विधा का ज्ञाता है। वो अभिषेक के घर पहुंचकर पूरी जांच पड़ताल करेगा। बहुत अच्छा। वो बोला, नई जनरेशन के हो पर तुमने समझदारी का काम किया। फिर कुछ देर वे हॉस्पिटल के काम देखते रहे। जब अभिषेक की सर्जरी शुरू हुई तब आकाश को फोन आया। नमस्कार, दूसरी तरफ से कहा गया, हम शिव शंकर नाथ बोल रहे हैं। हाँ जी बोलिए, हम आपके चाचा द्वारा दिए गए पते पर कुछ ही देर में पहुंच रहे हैं। बहुत बढ़िया, मैं आपको वहीं मिलूंगा। फोन बंद करके आकाश किशोरीलाल से मुखातिब हुआ। अंकल, वो स्पेशलिस्ट पहुंचने वाला है, आप यहीं रुकिए, मैं होकर आता हूं। अरे तो मैं भी चलता हूं। यहां राहुल है ही। उन्होंने अपने लड़के को संबोधित किया जो 25 साल का नौजवान था। और भी बढ़िया। चलिए। वे किशोरीलाल की कार से अभिषेक के घर पहुंचे। वहां उन्हें घर में शिवशंकर नाथ नौकर के साथ इंतजार करते हुए मिला। शिवशंकर 50 के आसपास का औसत कद और गठिले बदन वाला आदमी था। उसकी दाढ़ी और मूंछें अधकी थी। आंखें बड़ी बड़ी और प्रभावशाली थी। उसने पैंट और हाफ शर्ट पहनी थी जिससे उसकी बालों से भरी बाहें दिखाई दे रही थी।
पहले पूरे घर की जांच पड़ताल कर लेते हैं। वो बोला, नीचे कोई रहता है? इस कोने में एक कमरे में हम सोते हैं। नौकर इशारा करते हुए बोला, अच्छा। उन्होंने कमरे का एक चक्कर लगाया, फिर दूसरी मंजिल पर पहुंचे। इस कमरे में मैं रुका था। आकाश दरवाजा खोलते हुए बोला, ये पहले अभिषेक के पिता यानी बाऊजी का हुआ करता था। फिर उसने कमरे में अपने साथ हुई सभी घटनाएं बताईं। शिवशंकर ध्यान से सुनता रहा। फिर उसने पूरे कमरे का एक एक कोना जांचा, ऊपर नीचे नजर डाली, फिर बोला, ठीक। अब बताएं कि अभिषेक जी किधर सोते हैं। चलिए। आकाश उन्हें तीसरी मंजिल पर लेकर गया। वे अभिषेक के बेडरूम में पहुंचे। उसने कमरे का कोना कोना देखा। स्टोर रूम की तरफ ले जाते हुए आकाश ने बताया कि उसने वहां क्या महसूस किया था। ठीक। एक गहरी सांस लेते हुए उसने कहा, अब आप लोग बाहर जाएं। कुछ देर हम यहां एकांत में रहना चाहते हैं। आकाश ने हामी भरी। किशोरीलाल ने उस पर एक नजर डाली। फिर दोनों कमरे से बाहर निकल गए। शिवशंकर ने कमरा अंदर से बंद कर लिया। काफी देर वे बाहर खड़े रहे, फिर उकताकर नीचे आ गए। नौकर ने उनके लिए चाय बना ली थी। वे बैठक में बैठे बातें करते रहे। आकाश बोला, मेरे ख्याल से तो अभिषेक को इस घर में अब रहना ही नहीं चाहिए। ठीक कह रहे हो, पर अगर ठीक से हवन पूजा पाठ किया जाए तो ये घर भी रहने लायक हो जाएगा। बात सिर्फ उतनी नहीं अंकल जी, अभिषेक यहां से निकलेगा तो अपनी यादों से भी निकलेगा और अपनी जिंदगी के बारे में नए सिरे से सोच सकेगा। किशोरीलाल ने गंभीर मुद्रा में सहमति में सिर हिलाया। तभी ऊपर से आवाज आई। शिवशंकर उन्हें ऊपर से आता नजर आया। सीढ़ियां उतरकर वो तेजी से नीचे पहुंचा। उसकी आंखों में रहस्यमय भाव थे। चाय लेंगे? नौकर ने पूछा। उसने नकारात्मक ढंग से सिर हिलाया। वो कुर्सी पर बैठा भी नहीं। आकाश ने पूछा, कुछ पता चला? उसने चारों तरफ नजर घुमाई और हुंकार सी भरी। फिर आकाश के इशारे पर कुर्सी पर बैठा। वो बेहद धीमे स्वर में बोला, जजमान, इस घर में बड़ी भयानक शक्ति का वास है। किशोरीलाल व नौकर दोनों के नेत्र फैले। हमें तो आश्चर्य है कि आपका मित्र अभी तक कैसे जिंदा था। क्या मतलब? यानी आप उसकी पत्नी के प्रेत के बारे में कह रहे हैं? उसने नकारात्मक ढंग से सिर हिलाया। बहुत पुराना प्रेत है, बहुत बलशाली, 100 साल पुराना तकरीबन। फिर उसकी बीवी? आपने कहा था कि उसकी राख को अभी बहाया गया। यह हो सकता है अभी तक उसका प्रेत रहा हो, पर फिलहाल तो नहीं है। कहते हुए उसके चेहरे पर विस्मय छा गया। हमें अब समझ आ रहा है, वो एक पवित्र आत्मा थी जो अब तक किसी तरह इस शैतान का मुकाबला कर रही थी। इसीलिए आपका मित्र बचा हुआ था, क्योंकि उसे सुरक्षा मिल रही थी। पर उसके जाते ही सब निःशब्द उसे देख रहे थे। तो अब क्या किया जाए? आकाश ने पूछा। अब इस शैतान को यहां से भगाना होगा। आप कर पाओगे? बिल्कुल। काम कठिन है और फिर कठिन काम के लिए ही तो हमें बुलाया जाता है। हम अपने एक सहयोगी को बुलाएंगे और फिर यहां की क्रिया शुरू करेंगे। उससे पहले हमें बीज ढूंढने हैं। बीज? किसी ने बीज डाले हैं इस घर पर, तभी तो शैतान यहां वास कर रहा है। घर में कुछ चीजें किसी ने अवश्य फैलाई है जिनसे नकारात्मक शक्तियां यहां आए और रुके। यानी किसी ने जानबूझकर यहां जादू छोड़ा हुआ है। किशोरीलाल ने भययुक्त स्वर में कहा, जी, ऐसा शैतान बेमकसद किसी के पीछे नहीं आता और उसका वास यहां काफी समय से प्रतीत हो रहा है। ओह, हमें अगर वो चीजें मिल जाएं तो शैतान भगाने में आसानी होगी और ये भी ज्ञात हो जाएगा कि ये जादू किसने किया है। फिर तो हमें अवश्य ढूंढना चाहिए। हमने आपके दोस्त का कमरा बहुत अच्छी तरह से पहले ही देख लिया है। वो बोला, वहां कुछ मिला नहीं। कुछ सोचते हुए आकाश बोला, क्या मुमकिन है कि ऐसी कोई चीज घर के बाहर आसपास भी हो सकती है? हाँ, अवश्य, क्योंकि मैंने गार्डन का पिछला हिस्सा देखा है। वहां घास बढ़ी हुई है, बहुत सा कबाड़ भी पड़ा है। ऐसी कोई चीज उस तरफ काफी समय से छिपी हो सकती है।
घर के अंदर तो साफ सफाई होती रहती है, तो ऐसी चीजें लंबे समय तक छिपाए रखना भी मुश्किल है। मुश्किल तो नहीं है, क्योंकि छिपाने के बहुत तरीके हैं। फिर भी कोई हर्ज नहीं, बाहर देख लेते हैं। पहले हम अपने सहयोगी को बुला लें, कहकर उसने किसी को फोन किया। कॉल के उपरांत वो बाहर की तरफ इशारा करते हुए बोला, चलिए जजमान। उसने आकाश को संबोधित किया, मार्गदर्शन कीजिए। वे बाहर आए, फिर घूमते हुए गार्डन में पीछे की तरफ पहुंचे। वहां पड़ा कबाड़ देखकर शिवशंकर बोला, वाकई बहुत कबाड़ है यहां, जरा इन्हें हटवाने में मदद करें। फिर उन लोगों ने मिलकर वहां पड़ा कबाड़ इधर उधर खिसकाकर कुछ जगह बनाई। शिवशंकर रुद्राक्ष की एक माला निकालकर मंत्र पढ़ने लगा। फिर बोला, यकीनन यहां कुछ होने का अंदेशा है। फिर एक पुराना कूलर हटा तो वो बोला, इस जगह खुदाई करके देखते हैं। नौकर एक फावड़ा ले आया, वो उससे खोदने लगा। जब वो थक गया तो आकाश ने काम संभाला। करीब 2 फीट खोदने के बाद फावड़ा किसी चीज से टकराया। शिवशंकर की आंखें फैली, लाइए हमें दीजिए। फिर वो बेहद सतर्कता के साथ धीरे धीरे खोदने लगा। कुछ ही देर में उनके सामने एक इंसानी खोपड़ी थी। हे भगवान, किशोरीलाल के मुंह से निकला। बिल्कुल सही अंदेशा था आपका जजमान। शिवशंकर प्रशंसा के साथ आकाश को देखते हुए बोला। उसके बाद उसने खोपड़ी निकालकर बाहर रख दी और कुछ जाप पढ़ने लगा। बीच बीच में वो उस पर गंगाजल आदि छिड़कता गया। तब तक एक पतला सा 30 की उम्र का एक नौजवान गेट पर पहुंचा। लगता है नंदू आ गया। शिवशंकर बोला, उसे बुला लाओ। नौकर नंदू को गेट से अंदर ले आया। वो वहां पहुंचा और खोपड़ी देखकर चौंका। देखे नंदू, काला जादू किए था कोई यहां। चलो अब इसे बटोरो और तुम इसका विधिवत क्रियाकर्म कर दो। ठीक है, मैं इसे ले जाता हूं। उसके जाने के बाद आकाश आशापूर्ण स्वर में बोला, तो क्या अब सब ठीक हो जाएगा? हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि शैतान जहां एक बार घर कर जाता है आसानी से नहीं छोड़ता। हमें पूजा पाठ तो करना ही पड़ेगा, पूरे घर की शुद्धि के लिए। आकाश ने सहमति में सिर हिलाया। रात 11 बजे डिनर वगैरह के बाद उन्होंने बैठक के बीचों बीच हवन आरंभ किया। नंदू वापस आ चुका था और वो ही अपने साथ हवन की सामग्री लेकर आया था। क्या मेरा यहां रहना जरूरी है? किशोरीलाल ने पूछा। बिल्कुल, आपका खून का रिश्ता है, आप रहेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि हॉस्पिटल में क्या चल रहा है वो भी देखना होगा। मैं फोन करता हूं। फोन पर बात करने के बाद किशोरीलाल प्रफुल्लित स्वर में बोला, अभिषेक की सर्जरी हो गई है, वो स्टेबल है। वाह, आकाश खुश हो गया। बहुत अच्छा समाचार है। शिवशंकर ने कहा, अब आपके मित्र आगे भी अच्छे रहे हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हुए हम इस शैतान को यहां से भगाते हैं। उसके बाद हवन शुरू हुआ। शिवशंकर मंत्र पढ़ते हुए हवन कर रहा था। आकाश और किशोरीलाल हवन में आहुति देते जा रहे थे। कुछ ही देर बाद अचानक वहां अजीब सा शोर उठने लगा। ध्यान मत देना, वो बोला, शैतान हमारा ध्यान भंग करने की कोशिश करेगा। पर उसके कहने से किसी के मन में भय तो कम न हुआ। धीरे धीरे वहां दिल दहला देने वाले ठहाके गूंजने लगे। इधर उधर मत देखना। शैतान अचानक अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकता है, पर हमें डरना नहीं है। उसने कहा ही था कि अचानक दीवार पर टंगी अभिषेक के दादा दादी की तस्वीर नीचे गिर गई। ध्यान मत दो, मत देखो उधर। फिर हॉल में अट्टहास गूंजने लगा। शिवशंकर का पूरा ध्यान हवंगनी पर था। बाकी लोग अंदर से सहमे हुए थे, पर वे उसकी बात का अनुसरण कर रहे थे। अचानक हवा का जोरदार थपेड़ा आया और कमरे का खुला दरवाजा बंद हो गया। मुझे भगाएगा। एक भयानक सी चीखती आवाज गूंजने लगी, मुझे भगाएगा। हवन जारी था। अचानक शिवशंकर तेजी से दाएं बाएं देखने लगा। उसकी आंखों हैरानी के भाव थे। मेरे कानों में चीख रहा है, मेरे कान फटे जा रहे हैं। वो नंदू की तरफ देखकर बोला, गंगाजल डाल मुझ पर।
नंदू ने बोतल उठाई और उसके ऊपर छिड़क दिया, पर अचानक शिवशंकर का चेहरा लाल होने लगा। चालू रखो, घबराओ नहीं, वो उस हालात में भी मंत्र जारी रखते हुए बोला। पर तभी वो पलट कर गिरा। अचानक वहां ठहाके भी बंद हो गए। नंदू शिवशंकर पर झपटा। आकाश और किशोरीलाल ने एक दूसरे का मुंह देखा। वे भी उठे और शिवशंकर के पास पहुंचे। समझ गए कि किसने। शिवशंकर उखड़ते स्वर में बोला, किसने यहां? काला जादू। पर उसके कुछ आगे बोलने से पहले ही उसकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। नंदू उसकी खुली आंखों को देखकर चीख पड़ा। शैतान चला गया, पर जाते जाते भैया को अपने साथ ले गया। ओह गॉड! आकाश ने फुर्ती से फोन निकाला और एम्बुलेंस के लिए कॉल किया। शिवशंकर को हॉस्पिटल पहुंचा तो दिया गया, पर डॉक्टर ने उसे डेड ऑन अराइवल डिक्लेयर कर दिया। उसकी मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया। 1 महीना बीत चुका था। आखिरकार वो दिन आया जब अभिषेक हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाला था। इस बीच आकाश लखनऊ चला गया था और आज अभिषेक के इस खास दिन वापस आ गया था। अभिषेक के चाचा किशोरीलाल भी मौजूद थे। दोनों अभिषेक को लेकर उसके घर पहुंचे। उसे नीचे बैठक में दीवान पर ही बैठा दिया गया। अब तुम नीचे ही रहो, कुछ समय सीढ़ियां चढ़ना पॉसिबल नहीं। आकाश दीवान पर कोने में बैठते हुए बोला, यार यहां तो नींद नहीं आएगी। मैं तो कहता हूं कुछ समय लखनऊ चल मेरे साथ। अब यहां अकेले रहने का कोई मतलब नहीं। ऐसी हालत में तू फैक्ट्री भी नहीं जा सकता। एक बार पूरी तरह से फिट हो जाए तो वापस आ जाना। नहीं आकाश, मैं यही रिकवर करूंगा। कम से कम घर ही बदल ले। हां, सोच सकते हो इस बारे में। किशोरीलाल बोला, वैसे अब इस घर में भी कोई दिक्कत नहीं, पर फिर भी अब एक नई शुरुआत करनी जरूरी है बेटे। अभिषेक ने सहमति में सिर हिलाया। दोपहर के खाने के बाद अभिषेक वहीं सो गया। किशोरीलाल और आकाश बाहर गार्डन में आ गए। अब आगे क्या करना है? किशोरीलाल ने पूछा। सोचना पड़ेगा। अब आपका तंत्र मंत्र भी बेकार हो चुका है। सब ठीक चल रहा था। आखिर 3 मंजिल से गिरकर कौन बचता है? वो हताश स्वर में बोला। हां, आपके शैतान ने कोशिश तो पूरी की, पर मानना पड़ेगा तुम्हें। सब कुछ जानते हुए भी तुम इस प्रेतग्रस्त घर में रह रहे थे। आकाश कुटिल मुस्कान मुस्कराया। मौका जो मिल गया मुझे, वरना तो मैं कब का वापस जा चुका होता। छोटे शहरों में यही फायदा है, जांच पड़ताल करने में ज्यादा समय नहीं लगता। वैसे भी आप इकलौते रिश्तेदार हैं। अभिषेक के तो मेरा शक आप पर ही गया। फिर आपके शहर में यह पता करना कौन सी बड़ी बात थी कि आप तांत्रिक की मदद से अभिषेक के घर पर काला जादू करवा रहे थे। भाई ने मुझे कभी अपने बिजनेस का हिस्सा नहीं बनने दिया। अपने सगे भाई को पार्टनर नहीं बनाया। मुझे नौकरी करते रहने पड़ी। चलो, अब उनके जाने के बाद कुछ तो फायदा होगा उनके बिजनेस से मुझे और मेरे बच्चों को। उससे पहले अभिषेक को भी जाना पड़ेगा। तभी मुझे भी आप वो रकम यानी मेरी फीस दे पाएंगे। आप तो जानते ही हैं कि मैं अमेरिका से इसीलिए लौट के आया क्योंकि मैंने वहां अपनी कंपनी में हेरा फेरी की थी। जेल जाने से बाल बाल बचा था। समय रहते भाग लिया। अब वापस आकर कुछ नया करने के लिए पैसा तो चाहिए। बस अब एक बार अभिषेक, तुमने कुछ तो सोचा होगा। पूरा इंतजाम करके ही आया हूं। कल किसी न किसी बहाने से अभिषेक को आपकी कार से लेकर निकलूंगा। कार रोड किनारे पार्क होगी। मैं बाहर निकलूंगा और एक ट्रक कार को उड़ा देगा। बढ़िया। रात का स्याह अंधेरा चारों तरफ फैला हुआ था। एक बार फिर आकाश दूसरी मंजिल के कमरे पर सो रहा था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। आकाश की नींद खुल गई। ऊपर आ जाओ। बाहर से किशोरीलाल का सरसराता स्वर आया। ठीक है, आकाश ने जवाब दिया। आकाश सीढ़ियां चढ़कर ऊपर अभिषेक के कमरे में पहुंचा जहां किशोरीलाल सोया था। वो कमरे के अंदर पहुंचा। वहां केवल नाइट बल्ब जल रहा था। किशोरीलाल बोला, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। क्यों अंकल? मुझे ये एक्सीडेंट वाला आइडिया ठीक नहीं लग रहा।
मेरी कार इस्तेमाल होगी। फिर इसके बाद वारिस भी मैं बनूंगा तो शक मुझ पर ही आएगा। किसी भी हालत में वारिस आपको ही बनना है। आकाश झुंझलाकर बोला। हाँ, पर अगर मौत किसी स्वाभाविक तरह से हो तो? आकाश सोच में पड़ गया। क्यों न हम उसको इतना डरा दे कि उसे हार्ट अटैक आ जाए। उसे तो अभी भी ये लग सकता है कि घर प्रेतग्रस्त है। किशोरीलाल ने सुझाव दिया। पर अभिषेक भूत प्रेत से डरने वाला इंसान नहीं है। अभी उसकी हालत अलग है। वो डर सकता है। हम पर कैसे? अगर मैं कुछ ऐसा करूं? कहते हुए अचानक किशोरीलाल की आवाज जन्ना हो गई। अभिषेक, अभिषेक, तुम मेरे पास आ जाओ। अरे वाह अंकल, आप तो बहुत बढ़िया मिमिक्री कर लेते हैं। तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। कहकर वो उठ खड़ा हुआ। अचानक उसकी आंखें पलट गई। चेहरा एक तरफ झूल गया। अंकल, अब तो मुझे ही डर लगने लगा। डरना भी चाहिए, वो जनानी आवाज में एकदम सर्द लहजे में बोला। आकाश इस बार तनिक सक्काया। अचानक किशोरीलाल के चेहरे पर एकदम शैतानी मुस्कान आ गई। मेरे पति को मारेगा तू? कमीने, ये किशोरीलाल तो गया, अब तू भी जाएगा। आकाश की आंखें विस्मय से फैल गई। वो दरवाजे की तरफ लपका, पर दरवाजा न खुला। आकाश बुरी तरह घबराया हुआ था। उसने किशोरीलाल को देखा। वो गर्दन टेढ़ी करके मुस्करा रहा था। कहाँ भाग रहे हो देवर जी? आपसे तो ढंग से मुलाकात भी न हुई। आपकी तो राख बहा दी गई थी। सिर्फ राख बहा देने से जरूरी नहीं आत्मा मुक्त हो जाती। मुझे पता था अभिषेक को मेरी जरूरत है। यहां शैतानी आत्मा का साया था जिससे मैं अभिषेक को हमेशा से बचाती आ रही थी। दुख है कि बाऊजी को न बचा सकी। उस रात शिवशंकर ने शैतान को भगा दिया तो मैं कुछ चैन से हुई, पर उसके जरिए मुझे पता चल गया कि किशोरीलाल ने ही इस घर में ये जाल बिछाया था जिससे मैं बीमार होकर मर गई। बाऊजी भी गुजर गए, अभिषेक भी न बचता, पर मैं उस शैतान से हमेशा लड़ती रही। पवित्र आत्मा से बहुत खौफ खाता था वो। अब बस तुम बचे हो, उसके बाद मेरा अभिषेक चैन से रह पाएगा और मैं मुक्त हो सकूंगी। कहते हुए किशोरीलाल ने आकाश का गला एक हाथ से जकड़ लिया। उसने छूटने की भरसक कोशिश की, पर किशोरीलाल तब तक न रुका जब तक कि आकाश का दम नहीं निकल गया। उसके बाद उसने कमरा खोला और नीचे पहुंचा। अभिषेक दीवान पर लेटा गहरी नींद में था। उसने कुछ पल उसे देखा। उसकी आंखों से आंसू लुढ़ककर गालों पर आ गए। फिर वो तेजी से बाहर निकला। बाहर पहुंचकर उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और गेट से बाहर निकाली। चंद मिनटों में गाड़ी हाईवे पर थी। सामने ट्रक आता दिखाई देते ही उसने गाड़ी रॉन्ग साइड पर ले जाकर ट्रक के सामने कर दी। ट्रक ड्राइवर हड़बड़ाया, पर उसे कुछ भी करने का मौका नहीं मिला। कार ट्रक से टकराई और खिलौने की तरह उछलकर एक तरफ गिरी। स्टीयरिंग किशोरीलाल की छाती में घुस चुका था। चंद मिनटों में उसके प्राण निकल गए। समाप्त। ये कहानी यही खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया कमेंट में बताएं कि आपको कैसी लगी। और हां, हमारी स्टोरी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ही करें। धन्यवाद।